सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सर्टिफिकेशन आपकी दूसरी कमाई का रास्ता बन सकता है और यही टाइटल था पहले वीडियो का। और फिर सवालों की झड़ी। क्या सरकारी नौकरी वाले सीएफपी कर सकते हैं? क्या इंजीनियर सीएफपी कर सकते हैं? क्या सीएफपी करने के लिए एज लिमिट है? कौन सीएफपी के लिए फास्ट ट्रैक ले सकता है? किसे रेगुलर तरीके से करना पड़ेगा? फी कितनी लगती है? ऑथोराइज्ड एजुकेशन प्रोवाइडर्स की लिस्ट कहां है? सारे जवाब हैं आज के वीडियो में। साथ ही स्टेप बाय स्टेप सीएफपी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बताया गया है। तो वीडियो देखें और अगर आपको लगता है कि आप सीएफपी ट्राई करना चाहेंगे तो पिंग करें 9148022073 पर। आई कैन कनेक्ट यू विथ अ गुड ऑथोराइज्ड एजुकेशन प्रोवाइडर। और हमारे साथ हैं एपीएसबी इंडिया के सीईओ कृष्ण मिश्रा, जिनसे बातचीत आप पहले सुन चुके हैं और आपके बहुत सारे फॉलोअप क्वेश्चंस आए थे जिनका जवाब सीधे आज हम कृष्ण से लेंगे। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए कृष्ण। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। चले शुरू करते हैं कृष्ण। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एकदम कॉमन सवाल था, सबसे अधिक पूछा गया, वो ये कि भाई अगर रजिस्टर करना है तो हमें कहाँ जाना है और वो पूरा जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो कैसे करना है। तो अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर करके हमें एक बार हाथ पकड़ के वहां तक ले जाएं तो लोगों को समझने में आसानी होगी। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं शायद ये वीडियो, हम यहाँ बात कर रहे हैं सीएफपी कोर्स, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के लिए जो सर्टिफिकेशन कोर्स होता है उसके बारे में। कैसे करते हैं, बेसिक जानकारी सब एक पहले के वीडियो में दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको पहले क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप फॉलो अप वीडियो के लिए आएंगे। ठीक है, तो अभी आप हमें बताएंगे कृष्ण कि हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं अगर मेरी दिलचस्पी है सीएफपी कोर्स में। तो जी, तो स्वाति जी, हमें अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करना है और वहां जाकर के fpsb.in या india.fpsb.org टाइप करना है। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमारी वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको सीएफपी सर्टिफिकेशन के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके सीएफपी सर्टिफिकेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जी लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका, आप नीचे जाइए और यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स लिखा हुआ करेक्ट। है ना। जहां आप कैंडिडेट्स पे जाते हैं तो कैंडिडेट्स पे जाके फर्दर आपको कैंडिडेट्स पे क्लिक करना है। एक और यहाँ पे कैंडिडेट्स लिंक है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप पाथवे टू सीएफपी सर्टिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पे रजिस्टर नाउ बटन है और यहाँ से आप क्लिक करके सीधा रजिस्ट्रेशन लिंक पे पहुंच सकते हैं और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके और एनरोलमेंट जब कंप्लीट हो जाता है आप स्टडी मटेरियल भी यहीं से परचेज कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि सीएफपी सर्टिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सर्टिफिकेशन तक का सारा काम यहीं से होता है। और यहाँ से आप हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में एंटर करते हैं, जिसको हम माई एफपीएसबी लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। ऑल राइट। अच्छा ये बताइए कि इसमें ये कोर्स करने के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए दो रास्ते हैं, एक तो नॉर्मल रास्ता है और दूसरा जी है ये जो फास्ट ट्रैक कहते हैं जिसे हम। तो जी, फास्ट ट्रैक के लिए भी यहीं से रजिस्टर करना या फिर उसके लिए अलग से कहीं पर जाना? फास्ट ट्रैक के लिए भी यहीं से रजिस्ट्रेशन होता है। सारे रजिस्ट्रेशन यहीं से होते हैं, हर चीज हाँ। के लिए। देखिए, फास्ट ट्रैक पाथवे भी यहीं आ रहा है, यहीं ओके। से आपको परचेज करने के लिए रहता है। यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ से क्लिक करके परचेज कर सकते हैं या एनरोल कर सकते ओके चलिए, तो हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें अब समझ में आ गया कि कहाँ जाना है और कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है सीएफपी कोर्स के लिए। अब जी जो ऐसे सवाल जो अलग अलग नौकरी में हैं और उनको ये जानना है कि क्या वो ये नौकरी करते हुए ये कोर्स कर सकते हैं या वो एलिजिबल हैं कि नहीं, उनकी उम्र के लिहाज से, उनके प्रोफेशन के लिहाज से, उस तरह के सवाल उठाते हैं। पहला सवाल हमारे पास है कृष्ण वीरेंद्र कुमार वर्मा जी का। वो हैं 27 साल, उन्होंने उन्होंने डिफेंस में काम किया हुआ है। 31 जुलाई 2025 को रिटायर होने वाले हैं। पढ़ाई एमए तक हुई है, साथ में वायरलेस कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया है और कंप्यूटर की भी अच्छी नॉलेज है। तो क्या ये सीएफपी कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं या नहीं? वीरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जहां तक कि नेवल पर्सनल की बात है तो मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि डिफेंस से काफी सारे लोग हम्म। हमारा कोर्स करते हैं, चाहे वो आर्मी बैकग्राउंड से हो, एयरफोर्स से हो या नेवी से हो। और आपके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है फर्दर करियर के लिए। आप हम्म। इसमें जॉब भी कर सकते हैं और अगर आपको लगे कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है या खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये करने का भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है थ्रू दिस सर्टिफिकेशन। सो ओ, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कोर्स की तरफ। आपके बैकग्राउंड से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। अगला सवाल है कमल गुगलियानी जी का। सवाल है कि 55 साल के हैं,
8 साल से इंडिया के बाहर आईटी सर्विस मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन बीटेक और एमबीए सिस्टम्स है। पिछले कई सालों से लिखा है उन्होंने कि पिछले कई सालों से मैं फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पर आपके जैसे कई सेशंस देखकर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट खुद मैनेज की है। फिलहाल मुझे मैक्रो इवेंट्स और इन्वेस्टमेंट पर उनका असर, इसकी अच्छी खासी समझ है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस उम्र में सीएफपी सर्टिफिकेशन लेना और इस इंडस्ट्री में करियर शुरू करना एक सही फैसला होगा? क्या इस फील्ड में मेरे लिए जॉब्स मिलेंगी या फिर मुझे सिर्फ कंसल्टेंसी का रास्ता अपनाना पड़ेगा? जी स्वाति जी, इनकी उम्र क्या है इस वक्त? 55 साल कहा इन्होंने। 55 साल। तो देखिए, उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे प्रोग्राम में, है ना। कोई अगर आज 18 साल की उम्र में हो या 75 की उम्र में हो, तो हमारा सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट 75 साल की उम्र का है। तो अच्छा। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, और ओल्डेस्ट 18 साल का है ना। हम्म। मिनिमम 18 होना जरूरी है, क्योंकि 10+2 के करने के बाद ही आप कोर्स शुरू कर सकते हैं। जी। लेकिन कंप्लीट करने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है। 55 बहुत ही यंग एज है मेरे हिसाब से, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। हम्म। जहां तक जॉब्स की बात है, लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे जॉब्स के लिए, बिकॉज आपका रिटायरमेंट बहुत नजदीक है हम्म। नंबर के हिसाब से। लेकिन सेकंड इनिंग्स प्लान करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जहां पे आप 60 की उम्र के बाद अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टैब्लिश कर सकते हैं, और खुद ब खुद मार्केट में डायरेक्टली लोगों के साथ काम कर सकते हैं। एक अच्छी बात बता दूं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो जॉब करने वालों से ज्यादा अर्न करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल है सुहास जी का। लिखा कि सीएपी का वीडियो अच्छा लगा, इससे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं क्या? मेरी रिटायरमेंट इस मेरे रिटायरमेंट आफ्टर 60 इयर्स एज के बाद जॉब कर सकते हैं? इसका जवाब आपने दे ही दिया है। मैं एक जी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस। मुझे अकाउंट बैंकिंग का कोई नॉलेज नहीं है। तो आपके वीडियो के हिसाब से मुझे अप्रोक्स करीब 1.5 साल लगेंगे, 1.5 इयर्स, सीएपी कोर्स करने के लिए। मैं एक जॉब स्लैश इनकम सोर्स ढूंढ रहा हूँ 60 साल के बाद के लिए। तो क्या सीएफपी मुझे वो ऑप्शन देगा? बहुत अच्छा सवाल है स्वाति जी, और सुहास जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आज की डेट में मैक्सिमम लोग जो हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं वो 55 से 58 साल की उम्र में होते हैं, हम्म। क्योंकि उनका प्लान यही होता है कि 60 या 62 की उम्र के बाद जब वो रिटायर हों, तो अपनी सेकंड इनिंग्स के लिए, यानी अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्लान करें, अपने बिजनेस के लिए प्लान करें। जी। और फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको सेकंड और थर्ड या फोर्थ इनिंग्स तक खेलने का मौका देता है, जी। क्योंकि हमारी लाइफ अभी इतनी छोटी तो रही नहीं, है ना। हम्म। भारत में लोगों की उम्र बढ़ रही है, तो आपके पास में ये एक बहुत अच्छा अवसर है इस कोर्स के थ्रू अपनी खुद की प्रैक्टिस सेटअप करने का। हम्म। जहां तक जॉब्स की बात है, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जॉब्स लिमिटेड रहती हैं आफ्टर रिटायरमेंट। तो हम्म। हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर हम टीचिंग करना चाहें तो हम्म। टीचिंग के लिए कोई एज नहीं है। आप हम्म। टीचिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना चाहें कोई एज नहीं है, कोई बात नहीं करता आपको। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके लिए पूरी तरह से ओपन रहेंगे। इस फील्ड में लोगों की आवश्यकता ज्यादा है, लोग बहुत कम। जो लोग रिटायरमेंट की एज के पास नहीं है, जी उनके लिए नौकरी के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? अगर मान लीजिए कि कोई, फॉर एग्जांपल मैं एक सवाल ही ले लेती हूँ यहाँ पे। जी। हमसे पूछा है अमित शर्मा जी ने। अमित हम्म। शर्मा जी ने लिखा है कि एक वर्किंग प्रोफेशनल है, एमबीए के बाद मुझे 19 साल के काम का अनुभव है। 17 साल से ज्यादा मैंने बैंकिंग सेक्टर में काम किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी डिवीजन में 2 मल्टीनेशनल बैंकों के साथ। सवाल ये है कि क्या इस तरह का बैकएंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा अनुभव सीएपी सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा या फिर फ्रंट ऑफिस बैंकिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है? सवाल अलग है, लेकिन अगर मान लीजिए कि 15-16 साल जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है वो अभी रिटायरमेंट से दूर है, जी अगर वो अपनी लाइन चेंज करना चाहें तो क्या वो ऑप्शन मिल जाता है ये कोर्स करने के बाद? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगेन, इनको 19 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग में। एक हम्म। चीज मैं बता दूं, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी डोमेन से हैं, तो उनको फास्ट ट्रैक ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, उनको रेगुलर पाथवे का ही ऑप्शन मिलेगा, बिकॉज हम्म। उनका एजुकेशन डिफरेंट लाइन में है। जी। लेकिन एक अच्छी बात यह है, क्योंकि रेगुलर में जा करके हर चीज को पढ़ना और सीखना और अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो करेक्ट। हम लोग ज्यादातर लोगों को ये कहते हैं कि रेगुलर की तरफ ही जाया जाए। हाँ, अगर आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस है उस चीज में काम करने का, तो वो आपको फायदेमंद रहता है। जहां तक डोमेन चेंज करने की बात है, देखिए, कोई भी किसी भी वक्त कोई भी डोमेन चेंज कर सकता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो फाइनेंस में एक्सपीरियंस लेकर के एचआर हेड बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एचआर हेड देखे हैं जो ऑपरेशंस में चले जाते हैं। हम्म। और बहुत सारे ऐसे भी टेक्नोलॉजी के लोग देखे हैं जो बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं। इनफैक्ट मैंने एक पायलट को देखा है
जो आज की डेट में सबसे अच्छा स्ट्रांग बिजनेस डेवलपमेंट हेड है फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन दुबई। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका बस एप्टीट्यूड होना चाहिए, एक इंटेंट होना चाहिए, एक विलिंगनेस होनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी चीज में कहीं भी जा सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि एक तो ये एक लाइफ स्किल है जो आपके जीवन में आपको बहुत काम आएगी, और दूसरा आप दूसरों के जीवन में भी उनको लाभ पहुंचा सकते हैं, और वहीं पे आप पैसा भी कमाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी, जॉब कर रहे हैं तब भी, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं। डोमेन चेंज में कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आती। ओके। अगला सवाल शुभदीप साहा जी का है। ये जानना चाहते कि ये सरकारी नौकरी में अगर ये काम कर रहे हैं तो क्या नौकरी के साथ साथ ये कोर्स कर सकते हैं या नहीं? तो सरकारी नौकरी में करते हुए सुबोधीप जी आप साथ में बिल्कुल ये कोर्स कर सकते हैं। कोर्स करने के लिए कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की भी बात करें या प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही चाहते हैं कि आज आप अपना लर्निंग और डेवलपमेंट करें और नए कोर्सेज को पढ़ें और सीखें। जी। और फाइनेंशियल प्लानिंग तो वैसे ही एक लाइफ स्किल है जो सब हर किसी को सीखना चाहिए। मुझे नहीं लगता आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी। और गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही एनकरेज करेंगे आपको ऐसा कुछ करने की। ओके। विशाल पटेल जी जानना चाहते हैं कि ये बीएसयू बैंक के साथ काम करते हैं पिछले 10 सालों से। ये सर्टिफिकेशन करने के बाद स्कोप क्या है इनके लिए? मुझे मेरा आगे का करियर इन्वेस्टमेंट रिसर्च और एडवाइजरी में बनाना है। बहुत ही बढ़िया सवाल है विशाल जी। आपको मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि हम आज की डेट में भारत के सारे अच्छे बैंकों के साथ काम करते हैं। और अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ है तो अभी हाल ही में हमने एसबीआई को भी साइन किया, जहां एसबीआई के स्टाफ मेंबर्स भी इस कोर्स को कर रहे हैं। इससे आपको एक एडवांटेज तो ये मिलता है कि आपके करियर में संभावनाएं बढ़ती हैं जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर भी। और फ्यूचर में अगर कभी आपको लगता है कि आपको दूसरे सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर या किसी और साइड में जाना है, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट होती है। और जैसे मैंने कहा, फर्दर रिटायरमेंट के बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप या प्रैक्टिस की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस कोर्स का सबसे बड़ा ब्यूटी यही है कि ये जॉब्स भी देता है और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट। सुरेंद्र जी जानना चाहते हैं कि बैचलर्स इन इंजीनियरिंग डिग्री है इनके पास जी। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू गो फॉर द सीएफपी सर्टिफिकेशन। पहला सवाल कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, उसका जवाब है हाँ, आप हैं। ये हमने पिछले 4-5 जवाबों में एकदम साफ साफ स्टैब्लिश कर दिया है। अगला सवाल इंटरेस्टिंग है कि क्या मैं whether I will be able to complete the certification exam knowing I don't have relevant experience but I understand the basics of finance। बहुत ही बढ़िया है सवाल है। कोर्स है, मजा ये नहीं है कि बस गए और खा लिए बाहर जाके गोलगप्पे की तरह। पढ़ना पड़ता है, काफी पढ़ना पड़ता है। जी जी जी। और रिगर ज्यादा है। रिगर इसलिए ज्यादा लगता भी है कि हमें जो भी चीजें हम फाइनेंशियल प्लानिंग में पढ़ते हैं और सीएफपी सर्टिफिकेशन में पढ़ते हैं, वो हमें एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई नहीं गई है। जी ना जी। हमें स्कूल में पढ़ाया गया, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में, कहीं भी हमने इन चीजों को नहीं पढ़ा। इंजीनियरिंग में तो बहुत ही दूर है ये। और कॉमर्स के लोग भी नहीं पढ़ते हैं, यहाँ तक कि जो एमबीए भी करते हैं, सरप्राइजिंगली सीए भी करते हैं, उनके प्रोग्राम में भी ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती है। कोई आपको नहीं बताता कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी है, एस्टेट प्लानिंग कैसे करनी है, या पर्सनल रिस्क कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीजें बहुत ही यूनिक है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आपके सर पे कोई भी पुराना बोझ नहीं है, यानी पुरानी लर्निंग्स नहीं है, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अच्छा परफॉर्म करने के इस एग्जाम में। जो लोग अपने सर पे पुराना बोझ लेके चलते हैं, पुरानी एजुकेशन का बोझ लेके चलते हैं, उनको ज्यादा डिफिकल्टी आती है। तो मैं इतना बता दूं कि नहीं है तो बहुत अच्छा है। और किसी भी डोमेन से हो, आपके पास में वो एप्टीट्यूड है और विलिंगनेस है और पैशन है इस फील्ड में करियर बनाने का, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। विजय कुमार जी पूछ रहे हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या है। मतलब सवाल तो एक लाइन में लिख दिया इन्होंने, कहने जी का मायना ये है कि अगर कोई यंग इंसान ये कोर्स सर्टिफिकेशन ले लेता है तो उसके बाद किस तरह के नौकरी के मौके उसके सामने रहेंगे। जी। देखिए, ज्यादातर फाइनेंशियल प्लानिंग का जो रोल है वो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर में आता है। वहां पे काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और ये समझ लिए कि जैसे हमारे शरीर में खून है, वैसे ही लाइफ ब्लड है जो लोग इसमें काम करते हैं, है ना। ये सेक्टर बिना लोगों के चल नहीं सकता। ह्यूमन कनेक्शंस, ह्यूमन इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है। जहां तक कि फाइनेंशियल प्लानर्स की बात है, अगर आप डायरेक्टली डोमेन में काम करते हैं, आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर ही सकते हैं एज अ रिलेशनशिप मैनेजर। और उसमें पूरी ही आपकी मतलब पोजिशनिंग होती है, फ्रॉम से एग्जीक्यूटिव टू वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, राइट। सो उस तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हैं अपने करियर में। यहाँ तक कि आप चीफ फाइनेंशियल प्लानर भी बन सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा देखिए तो बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर्स ऐसे हैं जो अंडरराइटर भी बनते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, क्रेडिट मैनेजर्स भी बनते हैं बैंकिंग में,
है ना। उसके अलावा प्राइवेट बैंकर बनते हैं, फैमिली ऑफिसेस मैनेज करते हैं। तो चाहे आप पकड़िए वेल्थ मैनेजमेंट हो, रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो, या अंडर राइटिंग हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, स्ट्रैटेजी हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग हो, इन सारी फील्ड में हमारे बहुत सारे सीएफपी प्रोफेशनल्स जो आज की डेट में कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स हैं। यहाँ तक कि वो एडिटर्स हैं मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के। चाहे आप इकोनॉमिक टाइम्स चले जाइए, मिंट चले जाइए, बिजनेस टुडे देख लीजिए, मनी कंट्रोल देख लीजिए, आपको हमारे प्रोफेशनल्स वहां मिलेंगे जो काम करते हैं। यहाँ तक कि एचएसबीसी की कम्युनिकेशन हेड भी सीएफपी प्रोफेशनल है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली आपने अगर प्रोग्राम किया और आपने डोमेन्स के ऑप्शंस देखे तो आप कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। यस, फोकस यही होना चाहिए कि हम कैसे भी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोफेशन की तरफ कंट्रीब्यूट करें और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। ओके, इंटरेस्टिंग। निशांत शुक्ला जी पूछ रहे हैं कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, अगर मैं ये सर्टिफिकेशन करता हूं तो क्या मैं पार्ट टाइम काम कर सकता हूं? कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी? मतलब सरकारी नौकरी करते करते साइड में अपना काम कर सकते हैं यानी? देखिए, इसमें मैं आपको बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको अलाउ भी करते हैं कि आप पार्ट टाइम कर सकें, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अलाउ नहीं करती हैं। तो वो आपको अपने अपॉइंटमेंट लेटर में या अपने कॉन्ट्रैक्ट में चेक करना होगा। अगर आपका अपॉइंटमेंट लेटर या कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करता है तो करिए, नहीं करता है तो प्लीज अर्निंग के हिसाब से मत करिए, ज्ञान देने के हिसाब से सीखने के करिए। लिए ये भी करिए बहुत और आपको हेल्प सिखाने करेगा के लिए। सीखने और सिखाने की। जी जी। विघ्नेश जी जानना चाहते हैं कि मास्टर्स इन साइंस एंड वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 19 इयर्स इन डेटा रिसर्च, क्या ये फास्ट ट्रैक के लिए एलिजिबल है? नहीं, फास्ट ट्रैक के लिए तो नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली रेगुलर पाथवे के लिए है। और मैं उनको एनकरेज भी नहीं करूंगा फास्ट ट्रैक करने के लिए, हम्म। क्योंकि उनको सीखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट होता क्या है, रिटायरमेंट होता क्या है, एस्टेट ओके, प्लानिंग होती है। ये जी बताते क्विकली, हमने हालांकि पिछले वीडियो में कवर किया था, लेकिन एक बार जो भी नए लोग आए हैं हमारे सामने, कि फास्ट ट्रैक के लिए क्या होता है क्राइटेरिया? जी। फास्ट ट्रैक के लिए बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। आपको मिनिमम एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आईसीडब्ल्यूए हो, है ना। उसके अलावा आपने कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, जैसे कि सीपीए, एसीसीए, बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज है, सीएफए, ये आपने कर रखे हैं, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इंटरमीडिएट हैं और 3 साल का आर्टिकलशिप है आपके पास में अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन, ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने किसी अच्छे बिजनेस स्कूल से एमबीए किया हुआ है और साथ में आपको 3 साल का जो है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का अनुभव है, तो वो एक्सपीरियंस और एजुकेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है फास्ट ट्रैक। अगर आपने ये चीजें की हुई हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं फास्ट ट्रैक के लिए। अदरवाइज रेगुलर की तरफ जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा, मैं फिर भी एनकरेज करूंगा ज्यादातर लोगों को, चाहे वो एमबीए हो, सीए हो। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो आईएम्स के भी एमबीए हैं और हमारे यहाँ पे आकर के उन्हें डिफिकल्टी आती है। तो हम्म। मेरा सजेशन ये है कि वो अगर रेगुलर पाथवे में जाते हैं तो उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है, कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे क्लियर होते हैं और उनको काफी हेल्प मिलती है। अदरवाइज ऑल्सो फास्ट ट्रैक में एक चीज समझ लीजिए कि आपको एजुकेशन से एग्जामेशन मिलता है। एग्जामिनेशन जो है वो आपका फाइनल एग्जाम में जब आता है ना, तो आपको सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं, जी जी। है ना, क्योंकि वो फाइनल जो एग्जाम है सीएफपी एग्जामिनेशन, उसमें पहले 3 एग्जाम्स का पूरा हम्म निचोड़ आता है। और उसके बाद आप बिना पढ़े हुए, हो सकता है आपको एग्जाम लिखना ना पड़े, लेकिन हम्म। आपको एजुकेशन जरूरी है, उसके बाद ही आप वो एग्जाम लिख पाएंगे। यहाँ तक कि आप ओके, फाइनेंशियल प्लान भी नहीं बना सकते अगर आपको उन तीनों चीजों की नॉलेज ऑलराइट। इसी फास्ट ट्रैक पे एक और सवाल है हमारे पास, रवि कृपलानी जी का। जी। इनके पास एक्सपीरियंस है 9 साल से थोड़ा अधिक केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रांजैक्शंस मॉनिटरिंग में। तो जानना चाहते हैं कि क्या ये फास्ट ट्रैक के लिए एलिजिबल है? एक्सपीरियंस के हिसाब से यस। क्वालिफिकेशन मुझे इनकी नहीं मालूम है, इन्होंने मिनिमम लिखा इनके नहीं पास है। में। हाँ जी, अगर इनके पास में वो क्वालिफिकेशन है जो मैंने मेंशन की है तो हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है अगर वो बैंकिंग सेक्टर में हो, केवाईसी और इन चीजों पे काम कर रहे हैं और उन्होंने सीआईबी किया हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से, ओके। या फिर इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से फेलो कर चुके हैं, हम्म। तो भी वो फास्ट ट्रैक के लिए एलिजिबल। ओके, अगला सवाल है फीस के, कितना पैसा लगता है, क्या फी है इस कोर्स के लिए? जी, इस कोर्स की टोटल फीस एनरोलमेंट से लेकर सर्टिफिकेशन तक करीब 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी आती है। हम्म। अगर आप फास्ट ट्रैक की तरफ जा रहे हैं तो करीब आपको 70 से 75 हजार रुपए प्लस जीएसटी का टोटल एक्सपेंस आता है। आज और की डेट में इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से सबसे अफोर्डेबल क्वालिफिकेशन है ये भारत ओके, और अगर ये किसी ऑथराइज्ड एजुकेशन प्रोवाइडर के थ्रू जा रहे हैं तो उनकी फी अलग से देनी होती है, में। राइट? जी, जो कि पकड़ लीजिए 40 हजार से लेकर 60 हजार के बीच में रेंज करती है, डिपेंडिंग ऑन द एजुकेशन प्रोवाइडर। ओके, ऑल राइट। अगला सवाल है साहनू सलू जी का। जानना चाहते हैं कि सीएफपी और एनआईएसएम 10A और 10B में दोनों में बेहतर क्या है? एनआईएसएम
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं जिसमें 10A 10B है, जिसको आप अगर क्लियर करते हैं तो आप एडवाइजर बन सकते हैं। तो बताएं, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कृष्ण, कि जी एक जी दोनों का फर्क और दोनों में बेहतर क्या है। जी जी। देखिए, कंपैरिजन दोनों में कोई भी नहीं है, क्योंकि वो एक हम्म। लाइसेंस एग्जाम है और हमारा एक सर्टिफिकेशन है, तो दोनों में हम्म। अंतर पहला यही रहता है। जी। दूसरी बात यह है कि अगर आप NISM 10A 10B देखेंगे तो हमारे पहले मॉड्यूल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और उसमें काफी सिमिलैरिटीज हैं। इनफैक्ट हमारा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मॉड्यूल काफी हद तक NISM 10A 10B को फॉलो करता है। वहाँ पे हम्म। ये आपको सिमिलैरिटीज दिखेंगे, लेकिन हमारा जो कोर्स है वो इसके बियॉन्ड जाता है। तो ओके। वो आपका 10A 10B के बियॉन्ड, जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग पे बात करते हैं, एस्टेट प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, फर्दर हम एक फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं थ्रू अ केस स्टडी, एंड देन फाइनली CFP एग्जाम लिखते हैं, एथिक्स मॉड्यूल के थ्रू जाके एक्सपीरियंस लेते हैं, तब हम CFP सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है। ओके। क्योंकि ये कोर्स करके आप CFP प्रोफेशनल बनते हैं जब, तो आप CFP प्रोफेशनल दुनिया भर में कहीं भी अपने आप को कह सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस कोर्स का। बाकी देखिए, लाइसेंस लाइसेंस होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, और हमारा सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, जैसे CA CFA है, उसी तरीके से हमारा कोर्स। ओके। एक सवाल है, नाम नहीं लिखा है, कि ये एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और अगर ये CFP करना चाहें तो क्या ये फास्ट ट्रैक के अंडर कर सकते हैं या नहीं। अगेन, मुझे इनकी बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं पता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो हम्म। आप कर सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर पाथवे में आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यानी कि आपने MBA अच्छे इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है, या चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कोई और अच्छा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन किया हुआ है, तो हम्म। आपका एक्सपीरियंस वहाँ बहुत काम आएगा, क्योंकि हम एक्सपीरियंस और एजुकेशन दोनों को ऑनर करते हैं। लेकिन अगर दोनों में से एक चीज मिसिंग है तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। बाकी आपको इतना बता दूं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो CFP प्रोफेशनल्स भी हैं। ओके। किसी ने लिखा है, आगे नाम नहीं पता, कि उनका बेटा काम करता है एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में, क्या वो ये काम कर सकता है, और ये कोर्स क्या ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ऑनलाइन मतलब एग्जाम्स इसके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं, या फिर ये सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम होते हैं इसके, कृष्ण। जी जी जी। तो नंबर वन ऐसा है कि पहली चीज तो यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस सेक्टर में ही आते हैं, तो वो डेफिनेटली इस कोर्स को कर सकते हैं। इंडस्ट्री में नहीं भी हैं तो भी कर सकते हैं। ओके। राइट, वो कहीं से भी आए, किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी मतलब इंडस्ट्री हमने से आए, कोई फर्क इस्टेब्लिश नहीं। कर दिया कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपका सिर्फ जो फर्क रहेगा वो फास्ट ट्रैक और नॉन रेगुलर कोर्स का रहेगा। जी, क्वालिफिकेशन आपकी कोई हो, आप कर सकते हैं कर CFP। सकते हैं इसको। हम्म। दूसरी बात यह है कि एजुकेशन हमारे ऑनलाइन LMS के थ्रू अवेलेबल है, और उसके अलावा हमारे एजुकेशन प्रोवाइडर्स भी डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स, वो हम्म। कहीं कहीं पे क्लासेस भी चलाते हैं, और हाँ। कहीं कहीं पे ऑनलाइन भी देते हैं, और कहीं पे हाइब्रिड भी देते हैं। तो दोनों ही तीनों ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल हैं। हम्म। जहां तक एग्जाम की बात है, हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है, सेंटर बेस्ड और रिमोट बेस्ड। आप अपने घर से भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम ऑनलाइन ही होता है, चाहे वो सेंटर में भी हो तो भी ऑनलाइन होता है, रिमोट में भी ऑनलाइन। ओके। ऑल राइट। और कुछ सवाल है यहाँ पर एक्चुअली ऑथराइज्ड एजुकेशन पार्टनर के ऊपर, कि उनकी जी, लिस्ट कहाँ मिल जाएगी। ओके। तो अगेन, ये ऑथराइज एजुकेशन प्रोवाइडर्स की लिस्ट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप india.fpsb.org या www.fpsb.in पे जाइए, वहां पे लिस्ट ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडर्स है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त दो तरह के एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, एक ऑथराइज एजुकेशन प्रोवाइडर और प्रीमियम एजुकेशन प्रोवाइडर। जो आपको पसंद है, आप अकॉर्डिंगली अपनी रीच, अपनी लोकेशन, अपने टाइम, उन सब के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि किस एजुकेशन प्रोवाइडर के पास आपको जाना है। सारे एजुकेशन प्रोवाइडर्स हाई क्वालिटी ट्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, इसलिए आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितने हैं टोटल मिलाकर अभी अभी एजुकेशन। करीब 22 हैं, 22। ऑल ओवर इंडिया। जी, ओके। ऑल राइट। और वो सब आप कोई कोई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, इनफैक्ट हाइब्रिड मॉडल भी देते हैं। तो देते आप हैं। देश के किसी भी कोने में हो, आपका एजुकेशन प्रोवाइडर देश के किसी और कोने में हो, आप फिर भी ये आराम से, अगर उनके थ्रू आप चाहते हैं ये कोर्स करना, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मोटे तौर पर कृष्ण, हमने सारे सवाल आज ले लिए हैं जो हमारे पास आए थे और जो रेलेवेंट क्वेश्चन हमें लगे थे। एक बार जाने के पहले स्टैब्लिश कर दे फिर से कुछ चीजें, जी, कि आपका, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप CFP कर सकते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट में, आप भले ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं, राइट। आप कोर्स को शुरू करना है तो +2 के बाद भी कर हाँ, सकते हैं। +2 के बाद, या। हाँ, लेकिन जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हैं, आप CFP सर्टिफिकेशन और डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओके। ऑल राइट।
अगर आप कितना वक्त लगता है, फिर से रिपीट कर दें। अगर मैं रेगुलर तरीके से ये सर्टिफिकेशन कर रही हूँ तो मुझे आइडियली एक ठीक ठाक इंटेलिजेंस वाले लेवल वाले इंसान को कितना वक्त लग सकता है? 12 से 18 महीने का समय लगता है, 12 months to 18 months। 18 मंथ्स। आप किसी भी जगह नौकरी कर रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए। फी आपको हमने बता दी। एजुकेशन प्रोवाइडर कहाँ मिलेंगे, ये आप जाके अगेन वेबसाइट पे जाकर FPSB इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी। एक आखिरी सवाल आपसे, एक बार सर्टिफिकेशन लेने के बाद उसको रिन्यू भी करवाना पड़ता है, उसके लिए वापस से कोई एग्जाम देना पड़ता है क्या? एग्जाम नहीं देना पड़ता है आपको, एक कॉन्टिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना होता है। देखिए, अच्छा। आप अगर प्रोफेशनल फील्ड में हैं तो आपको लर्निंग करना बहुत जरूरी है, समटाइम्स अनलर्निंग करना जरूरी है और रीलर्निंग करना जरूरी है, क्योंकि रेगुलेशन, कंप्लायंसेस, लॉ, टैक्सेस बदलते रहते हैं। यहाँ हम्म। तक कि हमारे पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी काफी सारे चेंज हो रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं मार्केट में। तो लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि उन प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना, रेगुलेशन चेंजेस का नॉलेज होना, कंप्लायंस चेंजेस का नॉलेज होना, जी। राइट, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंजेस का नॉलेज होना, लीगल चेंजेस का, टैक्स से रिलेटेड चेंजेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आपको कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के लिए कहते हैं। इसके लिए हम भी आपकी बहुत मदद करते हैं। हम काफी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हम वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारा जर्नल है जिसमें क्विजेस आते हैं, राइट। और हर सेशन में, हर इवेंट में कहीं ना कहीं आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी लर्न करने की, और साथ में क्विज दे करके CPD पॉइंट्स अर्न करने के। तो आपको साल में करीब 15 CPD पॉइंट लेना जरूरी है रिन्यूअल करने से पहले, और उसके बिना आप रिन्यूअल नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात बता दूं कि आज 15 CPD पॉइंट लेने के लिए हमने आपके लिए 62 CPD पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर। तो आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, घर में ही आपके लिए खाने की इतनी व्यवस्था है कि आपको बाहर जाकर के कहीं ढूंढने की कोई जरूरत ओके। थैंक यू सो मच कृष्ण। हमें लगता है कि इस बातचीत के बाद लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और जस्ट इन केस कुछ और भी डाउट रहे तो मैं आपको सवाल भेज दूंगी और आपको फिर से एक बार बी वेल्दी पर खींच कर लेकर आऊंगी। चलेगा? नहीं। जी जी बिल्कुल, बहुत इट्स माय ऑनर। जब भी आप बोले मैं हमेशा तैयार हूँ आपसे मिलने के लिए और थैंक आपके दर्शकों से मिलने के लिए। बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद। सो मच। अपना ख्याल नमस्कार। या रखिए। और इसके साथ ही आज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई और सवाल हो तो आपको कहाँ भेजना है आपको पता है, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है, ये सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा बस फिलहाल इतना ही। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।